गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करने जा रहे हैं सीनियर क्लास के बायोलॉजी के लेसन नंबर जो 11 है इसके बारे में, और जो है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें श्वसन की, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करवाई जाती है, और जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जीवों के द्वारा अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपन्न करवाने में। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर श्वसन के रूप में हम डिस्कशन करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके बारे में। कोशिकीय श्वसन का मतलब कि जो श्वसन की क्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसका अंत में कोशिकाओं में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और जो श्वसन की क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है तो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। यानी कि कोशिकीय स्तर के ऊपर श्वसन के दौरान जो संपन्न होने वाली जितनी भी जो बायोकेमिकल या जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि कोशिकीय श्वसन के बारे में, तब हम ये कहते हैं कि कोशिकीय श्वसन जो है वो सभी जीवित जीवों के अंदर उपस्थित होता है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सभी जीवित जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर उपस्थित होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जो कोशिकीय श्वसन है या सेलुलर जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, सभी जीवित जीवों के अंदर उपस्थित होता है। अब बात करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन के दौरान होता क्या है। तो जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है इस दौरान क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकृत अपघटन किया जाता है। यानी कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान घटना क्या होती है कि जो कार्बनिक पदार्थ है का ऑक्सीकृत अपघटन होता है, और जब ये ऑक्सीकृत अपघटन किया जाता है यानी कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किया जाता है, तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो जीवों के द्वारा अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करवाने में किया जाता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जो जीव हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि जो हम यहाँ पर अब श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे ये सारी प्रक्रियाएं पादपों के अंदर भी देखने को मिलती हैं और जंतुओं के अंदर भी देखने को मिलती है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत अपघटन किया जाता है, और जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जो है वो जीवों के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाने में किया जाता है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर श्वसन के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के बारे में, तो श्वसन के दौरान जिन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकृत अपघटन किया जाता है वे पदार्थ यहां पर कहलाते हैं श्वसन क्रियाधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है,
तो जिन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हुए उनका आगे ऑक्सीकृत अपघटन कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है श्वसन की क्रिया में, तो वे कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? श्वसन क्रियाधर कहलाते हैं। अब बात आती है कि श्वसन क्रियाधर के रूप में हम किस किस पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो श्वसन क्रियाधर के रूप में जनरली उपयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, या फिर उपयोग किया जा सकता है फैट्स या लिपिड यानी कि वसा का, या फिर उपयोग किया जाता है प्रोटीन्स का, और या फिर हम उपयोग कर सकते हैं किसका? ऑर्गेनिक एसिड का, यानी कि जो कार्बनिक अम्ल है इनका उपयोग किया जाता है। अब श्वसन क्रियाधर के रूप में अगर हम बात करें कि किस किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, तो किसका किया जा सकता है? कार्बोहाइड्रेट का किया जा सकता है, वसा का किया जा सकता है, प्रोटीन का किया जा सकता है, और कार्बनिक अम्लों का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो श्वसन क्रियाधर के रूप में काम में लिया जाने वाला सबसे सामान्य जो क्रियाधर है वो है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? सबसे सामान्य श्वसन क्रियाधर है, यानी कि जनरली जो है वो श्वसन क्रियाधर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं वसा की, तो वसा के बारे में यह कहा जाता है कि जब वसा का श्वसन क्रियाधर के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसके द्वारा क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर श्वसन क्रियाधर के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जा रहा है, या फिर प्रोटीन का किया जा रहा है, या फिर वसा का उपयोग किया जा रहा है, तो इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसन क्रियाधर से होगी? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वसा, क्योंकि वसा जो है वो क्या देते हैं? सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि वसा के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण इनके द्वारा हमें श्वसन की क्रिया के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं जिनके कारण जब श्वसन क्रियाधर के रूप में वसा का उपयोग किया जाता है तो सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो क्या क्या है? देखो कि पहला रीजन तो जो है वो ये है कि ये जो है वो सर्वाधिक अपचयित अवस्था में होते हैं। जो वसा है, अगर हम इन सब का आपस में कंपैरिजन करें, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, तो हम ये कहेंगे कि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की तुलना में क्या है? ज़्यादा अपचयित अवस्था में है। तो वसा जो है वो क्या है? अधिक अपचयित अवस्था में होता है। ठीक है, तो वसा जो है वो क्या होते हैं? अधिक अपचयित अवस्था में होते हैं, या मैं कहूं कि इनके अंदर सबसे अधिक अपचयित अवस्था के अंदर कौन होती है? वसा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जब सबसे ज़्यादा अपचयित अवस्था में होते हैं तो इनसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? तो देखो, ऊर्जा की प्राप्ति हुई कैसे? कि जब जो कार्बनिक पदार्थ है उसका क्या किया गया? ऑक्सीकृत अपघटन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीकृत अपघटन किया जाएगा उससे ऊर्जा जो है वो क्या निकलेगी? उतनी ही ज्यादा निकलेगी। और आप जानते हो कि किसका ज्यादा ऑक्सीकृत अपघटन होगा? कि जो जितना ज्यादा अपचयित अवस्था में होगा उसका उतना ही क्या होगा? अधिक ऑक्सीकृत अपघटन होगा। तो इसका मतलब इनमें से जो ज्यादा अपचयित अवस्था में है उसका ऑक्सीकृत अपघटन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और ऑक्सीकृत अपघटन जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा ऊर्जा भी जो है वो उतनी ही ज्यादा प्राप्त होगी। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अपचयित अवस्था में कौन है? फैट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा
जो है ऑक्सीकृत अपघटन किसका होगा? वसा का। और जब इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीकृत अपघटन होगा तो इसका मतलब ऊर्जा जो है वो भी यही सबसे अधिक हमें उपलब्ध करवाएगा। तो देखो हम कहते हैं कि जो पदार्थ जितना अधिक अपचयित अवस्था में होगा उसका उतना ही अधिक ऑक्सीकृत अपघटन होगा। तथा जितना अधिक ऑक्सीकृत अपघटन होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हमने देखा कि अगर श्वसन क्रियाधर के रूप में वसा का उपयोग किया जाता है तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सबसे अधिक अपचयित अवस्था में है और ये जितना ज़्यादा अपचयित होगा इसका इतना ही ज़्यादा ऑक्सीकृत अपघटन होगा और जितना ज़्यादा ऑक्सीकृत अपघटन होगा ऊर्जा की प्राप्ति भी हमें क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि वसा जो है वो जल विरागी या जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब जल विरागी या हाइड्रोफोबिक रीजन प्रकृति की होती है तो उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे हो? देखो कि अगर हम श्वसन क्रियाधर के रूप में जो है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लें, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ मात्रा जो है वो क्या होगी? जल की भी उपस्थित होगी। तो इसका मतलब वहाँ पर शुद्ध कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन उसी के स्थान पर अगर उतनी मात्रा किसकी ली जाए? वसा की ली जाए तो वसा क्या है? जल विरागी प्रकृति की है या हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जल के उपस्थित होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या होती है? प्योर फॉर्म के अंदर होती है। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि हमने क्या लिया? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? लगभग ये मान लो कि अगर 40% क्या है? वाटर है, जल है। तो इसका मतलब हमें प्योर कार्बोहाइड्रेट कितनी प्राप्त हुई? वो तो 60 ग्राम ही प्राप्त हुई। कि हमने क्या किया? लगभग 100 ग्राम जो है, अगर हम बात करें कि हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसके अंदर अगर लगभग 40% जल है तो कार्बोहाइड्रेट तो कितनी प्राप्त हुई? 60 ग्राम ही। तो इसका मतलब ली तो हमने कितनी थी? 100 ग्राम, लेकिन ऊर्जा कितनी देगी? केवल 60 ग्राम ही। बाकी 40 ग्राम के लगभग तो क्या आ गया? वाटर आ गया। लेकिन उसी जगह पर अगर हम बात करें वसा की तो फैट जो है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जल जो है वो उपस्थित ही नहीं होगा। तो जितनी भी जो वसा ली जाएगी वो पूरी की पूरी क्या आएगी? श्वसन क्रियाधर के रूप में काम आ जाएगी। तो ये दो रीजन है कि जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो वसा है वो हमें क्या करती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो उपलब्ध करवाती है। तो देखो हमने अभी देखा कि जब श्वसन क्रियाधर के रूप में वसा का उपयोग किया जाता है तो हमें ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट आदि की तुलना में अधिक होती है। अगर हम बात करें कि अगर सपोज करो कि लगभग 1 ग्राम कि अगर श्वसन क्रियाधर के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें लगभग 4.2
किलो कैलोरी जो ऊर्जा है उसकी प्राप्ति होती है लगभग। और इसके स्थान पर अगर हम 1 ग्राम श्वसन क्रिया दर के रूप में क्या ले लें, 1 ग्राम फैट यानी कि वसा ले लें, तो इसके द्वारा हमें जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो लगभग 9 किलो कैलोरी आती है। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना जो ऊर्जा है वो उपलब्ध करवाती है जब इसका श्वसन क्रिया दर के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो तो अब हम देखते हैं कि अगर श्वसन क्रियाधर के रूप में उपयोग में लिया जाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स को, कि अगर हम बात करें कि श्वसन क्रियाधर यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसका उपयोग करें, कार्बोहाइड्रेट या वसा का, तो इस प्रकार का जो श्वसन है इसे नाम दिया जाता है प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कि अगर श्वसन क्रियाधर या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किसका उपयोग किया जाए, कार्बोहाइड्रेट या वसा का, तो उस स्थिति के अंदर हम श्वसन को क्या नाम देते हैं, प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो है वो इसे कहा जाता है। इसकी जगह पर अब अगर हम बात करें कि श्वसन क्रियाधर के रूप में अगर काम में लिया जाए किसको, प्रोटीन्स को, कि जो प्रोटीन है अगर इसका उपयोग किया जाए किसके रूप में, श्वसन क्रियाधर के रूप में, तो इसे नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कि अगर श्वसन क्रियाधर के रूप में किसका उपयोग किया जाए, कार्बोहाइड्रेट या वसा का, तब तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या प्लावी श्वसन। और इसकी जगह पर अगर काम में किसको लिया जाए, प्रोटीन को, तब हम इसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो है वो कहेंगे। अब आगे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बात की जाए श्वसन के प्रकार की, तो हम ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का बांटा गया है, 2 प्रकार का जो है वो माना गया है। कौन कौन सा, एक तो वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा आ गया, अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक। तो पहला प्रकार कौन सा है, वायवीय या ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, कि जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन अथवा वायु की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है तब हम इसे क्या कहते हैं, एरोबिक या ऑक्सी श्वसन या फिर वायुवीय श्वसन कहते हैं। अगर हम इसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो हम ये कहेंगे कि C6H12O6 + 6O2, और इसके अंदर उत्पाद के रूप में जो हमें प्राप्त होंगे वो होंगे 6CO2 + 6H2O, और साथ में जो है वो हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और जो लगभग 686 किलो कैलोरी के बराबर होगी। कैलोरी जो है वो ऊर्जा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। इसी प्रकार से श्वसन का जो दूसरा प्रकार है वो है अवायवीय अवायवीय श्वसन, या हम ये कहें
अनॉक्सी श्वसन, या फिर हम इसे कहेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब श्वसन की क्रिया वायु अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर संपन्न होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय या अनॉक्सी या एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हम इसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से करेंगे। श्वसन क्रिया दर के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या ले लिया हमने, ग्लूकोज, और इसके बाद इसके द्वारा निर्माण हो जाता है एथेनॉल का, और साथ में बनते हैं CO2, और यहाँ पर जो है वो साथ में क्या बनती है, ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर बनने वाली जो ऊर्जा है इसकी मात्रा जो है वो ऑक्सी या वायवीय श्वसन के अंदर बनने वाली ऊर्जा की तुलना में क्या होती है, काफ़ी कम होती है, और जो होती है अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग 56 किलो कैलोरी के आसपास। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो क्या होगी, वायवीय या ऑक्सी श्वसन, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तब वो क्या होगी, अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। अब अगर बात की जाए अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन की, तब हम ये कहेंगे कि ये अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें इसके, तो संग्रहित या फिर अंकुरित, संग्रहित व अंकुरित होते बीजों में, साथ में हमें देखने को मिलती है जो मासल फल होते हैं बीजों में व मासल फलों में। और इसके अलावा ये हमें देखने को मिलती है कुछ कवकों के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कवक व बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के अंदर। अगर बात की जाए संग्रहित या अंकुरित होते हुए बीजों के अंदर या मासल फलों के अंदर, तो इनके अंदर तो जो अवायवीय श्वसन है वो हमें देखने को मिलता है अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली इसके अंदर जो है वो अवायवीय श्वसन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर बात की जाए कवकों की और कुछ बैक्टीरिया की, ठीक है, तो जो अवायवीय श्वसन करते हैं तो इनके अंदर जो ये अवायवीय श्वसन है वो हमें देखने को मिलता है स्थायी रूप में। ठीक है, कि जनरली जो कवक है या कुछ जीवाणु हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें स्थायी रूप से जो है वो अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। चलो स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में या क्रियाविधि के बारे में, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करेंगे एक तो ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेबस चक्र की, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। तो जिसमें सबसे पहले हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है इसको EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, EMP पाथवे। और ये जो EMP पाथवे नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है इस पाथवे के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम के आधार पर, कि कैसे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसके बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया था, जिनमें से एक है इबेडेन, दूसरा मेयरहोफ और तीसरा पारानास। तो यहाँ पर इबेडेन जो है इनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, ई है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लेटर दे दिया ई। मेयरहोफ जो है इनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो एम है, तो हमने नाम दे दिया एम। और पारानास जो है इनके नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो पी है, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, पी। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा जो नाम दिया गया है वो क्या है, EMP पाथवे, जो किसके बेस के ऊपर दिया गया है, इसके बारे में बताने वाले तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर, जो क्या थे, एक है इबेडेन, दूसरा मेयरहोफ और तीसरा है पारानास। ठीक है,
अब आगे अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो हम ये कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सभी श्वसन करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर, सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो वायवीय श्वसन करे चाहे वो अवायवीय श्वसन करे, उन सभी के अंदर हमें ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। केवल और केवल जो मृत कोशिकाएं या डेड सेल होती हैं उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं जो उपापचयी रूप से सक्रिय है, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि जो रेस्पिरेशन के अंदर भाग ले रही है, तो उनके अंदर जो है वो हमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, इसका मतलब ये है कि ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो वायवीय व अवायवीय श्वसन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन का एक कॉमन पाथ है, एक उभय पथ है, जो कि दोनों के अंदर देखने को मिलता है। आगे चल करके जब हम वायवीय और अवायवीय श्वसन को थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, तब आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें तो हम देखते हैं कि ये संपन्न कहाँ पर होता है, कि एक ये तो क्लियर है कि एक कोशिका के अंदर संपन्न होगा। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की, कोशिकीय श्वसन की। तो जब कोशिका के अंदर संपन्न होता है तो अब बात करते हैं कि कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होता है। तो हम ये कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म वाले भाग के अंदर संपन्न होती है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो कहां पर संपन्न हुई? कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, अब अगर बात की जाए, हमने ये तो कह दिया कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो स्वयं क्या है, खुद क्या अवायवीय प्रकार की है या फिर वायवीय प्रकार की है, तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथ देखेंगे, पूरा जो है चार्ट के रूप में जब हम इसका अध्ययन करेंगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर कहीं पर भी जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्वयं अवायवीय प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में, इसको ध्यान में रखना हमेशा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो, वैसे तो हम जानते हैं कि वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन का भाग है, दोनों का उभय पथ है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो स्वयं जो है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, तो वो क्या आएगी? अवायवीय प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसके अंदर ग्लूकोज जो है इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होता है तथा इसके परिणाम स्वरूप पाइरुवेट का निर्माण होता है। कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ग्लूकोज का जो अणु है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? कि ये मान लो एक ग्लूकोज है जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। जब
ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस संपन्न होगी तो इस दौरान जो है वो इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो निर्माण किसका होगा, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट का निर्माण होगा, जो कितने कार्बन युक्त होगा, 3 कार्बन युक्त। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है हमने क्या लिया है, इसका एक मॉलिक्यूल लिया है और वो कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त है। तो इसलिए जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंदर ये ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो पायरुवेट या पायरुविक अम्ल का निर्माण करेगा और जो कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त है। तो इसका मतलब इसके कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अणु सूत्र की तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है वो आप जानते हो C6H12O6 होता है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पायरुवेट की तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है CH3COCOOH, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, C3H4 और O3। ये किसका अणु सूत्र है, पायरुवेट का। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया जो है उसको एक चार्ट के रूप में जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे।